हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, शेरशाह के प्रशासन के बारे में पढ़ने वाले हैं। शेरशाह के बारे में हमने इससे पहले का जो वीडियो है उसमें अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे जिसमें उसकी आर्थिक सामाजिक विवरण होगा। ठीक है, क्योंकि इसको समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। एक प्रशासक के रूप में शेरशाह का बहुत अच्छा योगदान रहा है, इसलिए इसके प्रशासन को नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो आज हम शेरशाह के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा, तो बड़े आराम से, प्यार से, ध्यान से, आराम से लेक्चर सुनिए। देखिए, यहाँ से लिखते हैं ना, शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह का प्रशासन। अब प्रशासन शब्द का अर्थ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के मतलब होता है उसकी जो व्यवस्था थी, उसने जो व्यवस्था बना रखी थी कि किस प्रकार उसके शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता था, जिसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक मंत्री, सब कुछ इसमें क्या था, शामिल था कि किस प्रकार वो अपनी व्यवस्था का संचालन किया करता था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसकी व्यवस्था किस प्रकार से अस्तित्व में रही। तो प्रशासन, देखिए, इसके जो प्रशासन था, इसने अपने प्रशासन को डिवाइड कर रखा था, यानी कि बांट रखा था। ठीक है, कैसे बांट रखा था? सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। किसकी? केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। और इसने अपने केंद्रीय प्रशासन को भी क्या कर रखा था? डिवाइड कर रखा था, बांट रखा था। ठीक है, जैसे दीवान ए बिजारत, नाम याद रखने हैं आपको, किसमें? दीवान ए बिजारत। ठीक है, इसने किस में डिवाइड किया इसको? दीवान ए बिजारत में डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया? केंद्रीय प्रशासन को। तो इसका क्या हो गया? ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है दीवान ए अर्ज। क्या आता है? दीवान ए अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज यानी कि ये सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग यानी कि सेनापति, इनके बारे में क्या था, इसमें कार्य होते थे दीवान ए अर्ज विभाग में। इसके बाद दीवान ए इंसा। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट आता था? दीवान ए इंसा आता था। और चौथा आता था दीवान ए रसातल। दीवान ए रसातल। ठीक है, तो इसने अपने केंद्रीय प्रशासन को कितने भागों में बांटा हुआ था? 4 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दीवान ए बिजारत, दीवान ए अर्ज जो सैनिक व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, दीवान ए इंसा का मतलब होता है, यानी कि नाम से ही पता चल जाता है, ये क्या था, एक शाही सचिवालय था। ठीक है, शाही सचिवालय से संबंधित कार्य होते थे। और दीवान ए रसातल में, इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था के नीचे के काम होते थे वो उसमें शामिल थे। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो शेरशाह सूरी था, इसकी जो केंद्रीय व्यवस्था थी ये कितने भागों में डिवाइड थी? 4 भागों में डिवाइड थी। दीवान ए बिजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अंसा और दीवान ए रसातल। याद हो जाएगी ना? ठीक है, क्वेश्चन आए कि शेरशाह सूरी के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग लिख सकते हो कि शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। उसमें प्रथम जो है वो दीवान ए बिजारत था, दूसरा दीवान ए अर्ज, दूसरा इंसा और उसके बाद रसातल। ठीक है, ये आपको पीछे के 4 याद करने हैं, है ना, आगे के तो सब सेम है। चलिए, तो आप लोगों ने इसका उतार लिया होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, इसके द्वारा सरकार जो है उसके कार्यों को
विभाजन कर रखा था, ठीक है, यानी कि सरकारी कार्यों को विभिन्न भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, विभिन्न भागों में बांटा हुआ था। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नियमित रूप से क्या रहे, चलती रहे। यानी कि जैसे आप लोग हो कोई काम करते हो वर्तमान में, तो प्रत्येक चीज़ बटी हुई है ना, जैसे जल विभाग अलग होता है, कोयला विभाग अलग होता है, बिजली विभाग अलग होता है, डाक विभाग अलग होता है, तहसीलदार पर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ अलग होता है, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट अलग होता है। तो उनके जो कार्यालय हैं उनका क्या है, डिवाइडेशन है, वो लोग बटे हुए हैं। अगर सोचो एक ही बना दिया जाए, एक ही सचिवालय बना दिया जाए और उसमें बताए सारे काम यहीं होते हैं, तो वहीं आएंगे, उस सचिवालय पर सारे लोग आएंगे ना, यानी कि मरीज होगा, जो हॉस्पिटल होगा वो भी अलग होता है ना। सरकार क्या करती है, डिवाइडेशन कर देती है, स्कूल अलग, विद्यालय अलग, कॉलेज अलग, पुलिस थाना अलग। अगर सोचो ये एक ना हो, सब एक ही हो, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं बहुत विशाल, उसी के अंदर सब कुछ काम हो, ठीक है, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं, बगल में एक मरीज पड़ा है हॉस्पिटल का, ये मुझे सुई लगाओ, ठीक है, और इधर पोस्टमैन पुकार रहा है डांक डांक डांक, इधर मूल निवास वाला, और इधर बगल में फायर सेफ्टी वाले घूम रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, ठीक है, लोग उसके अंदर बिल्कुल एक तरह से पागल खाना बन जाएगा वो, है ना, तो वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंटों को क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया, उनको बांटा गया और प्रत्येक विभाग को अलग अलग कर दिया गया। तो इनकी शुरुआत आज के लोगों ने नहीं की कि भाई इंसान, आज के जो आप लोग हो या फिर जो वर्तमान समाज है, इसने इसको नहीं, ये बहुत पहले इतिहास के लोगों ने इसको पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो सरकारी कार्यों को विभिन्न भागों में क्या कर दिया, बांट दिया जाता है, उनका डिवाइडेशन कर दिया जाता है। अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ, आप लोगों को बड़े ध्यान से इनको सुनना है, ठीक है। देखिए, एक होता था सिख प्रशासन। कौन होता था, सिख प्रशासन होता था, और सिख प्रशासन की क्या की जाती, नियुक्ति की जाती थी। तो देखिए, पहला सिख प्रशासन, ठीक है। सिख प्रशासन में मुखिया कौन होता था, सिकदार होता था, ठीक है। कौन होता था, सिकदार होता था। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, साहब ये सिकदार कौन होता था। आप लोग इससे समझिए कि जैसे आपके ज़िले के अंदर जो कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार होता है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि ज़िले के अंदर कोई, जैसे होता है ना, आप लोग सोचते हो कि जो डीएम होता होगा उसकी कितनी मौज रहती होगी, आराम से कुर्सी पर बैठा रहता होगा, इधर एसी चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग उसके सामने बैठे रहते हैं, आदेश करता है इसको ये कर दो, नहीं, उतना ही ज़्यादा तनाव भी होता है, ठीक है। तो सिकदार की जिम्मेदारी क्या थी, सिकदार की जिम्मेदारी थी पूरा जो उसका जिला है उसके अंदर जो व्यवस्था है उसको क्या करना, नियंत्रित करना। क्या करना, उस व्यवस्था को नियंत्रित करना। तो सिख प्रशासन में क्या करता था, सिकदार उस व्यवस्था को क्या करता था, नियंत्रण करता था, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता था, एक मुंसिफ होता था। कौन होता था, देखिए ये लिखिए, सिकदार जिले की व्यवस्था को नियंत्रित करता था, व्यवस्था को नियंत्रण करता था। एक व्यक्ति जब एक जिले की व्यवस्था को नियंत्रण करता है तो वो काफ़ी तनावपूर्ण होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल से, सब जैसे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ अगर कुछ अच्छा नहीं है तो क्या, कलेक्टर को शिकायत कर रहे हैं हम, ठीक है, कलेक्टर को शिकायत करेंगे तुम्हारी, तो उसके पास आप लोग सोचो शिकायत जाती होगी, ठीक है। अब कहीं पुलिस कोई अच्छा काम नहीं कर रही, नहीं हम तो शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब को शिकायत करेंगे आपकी। कहीं पानी अच्छा नहीं आ रहा, हम कलेक्टर साहब को शिकायत करेंगे आपकी। लाइट अच्छी नहीं आ रही, कलेक्टर को शिकायत करेंगे। रोड अच्छा नहीं है, कलेक्टर को शिकायत करेंगे। कॉलेज सही नहीं चल रहा, कलेक्टर को। उसके बाद शिकायतों के अंबार लग जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डीएम कलेक्टर ऐसे हैं, आप लोग देखना, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। नहीं, राजनीतिक प्रेशर होता है, कोई नेता से भिड़ंत हो जाती है कई बार, ठीक है, कोई, तो ऐसी जब जिले में कोई बड़ा लीडर आता है, बहुत सारे नेता मंत्री आते रहते हैं, उसकी व्यवस्था में जाना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, तो काफ़ी तनावपूर्ण ये कार्य होता है। तो सिकदार जिले की व्यवस्था का क्या करता था, नियंत्रण करता था। इसके अलावा
मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी। मुंसिफ की नियुक्ति की जाती थी। अब देखिए इस मुंसिफ की नियुक्ति जो है वो सिकदार के अंडर में ये काम होता था, यानी कि सिकदार जो है वो मुंसिफ को क्या करता था, नियंत्रित करता था। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि ये मुंसिफ क्या काम करता था। चलिए बता दिया, सिकदार जो है वो जिले की व्यवस्था संभालता था, तो फिर मुंसिफ क्या करता था, मुंसिफ जो है वो दीवानी मामले देखता था। अब दीवानी मामलों का मतलब आप लोग सोचेंगे आशिकी वाले मामले, नहीं, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, दीवानी का मतलब होता है पैसे। कोई किसी का पैसा लेके भाग गया, कोई किसी ने किसी को लूट लिया, किसी के पैसे कोई चोरी कर ले गया, उसके पैसे वो नहीं दे रहा, मेरे पैसे वो नहीं दे रहा, तो ऐसे मामले कौन देखता था, मुंसिफ देखता था। ठीक है, दीवानी मामलों को देखता था। दीवानी मामलों को देखता था। तो ये जो दीवानी शब्द है इसके पीछे आप लोग कोष्टक में लिख लिया करो, पैसों के लेन देन से संबंधित। ऐसा ना हो कोई अनजान व्यक्ति देखे कि दीवानी, ठीक है, हिस्ट्री में ये क्या चल रहा है। तो दीवानी मामलों को देखता था। इसके अलावा भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुंसिफ के द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो दो कार्य थे, एक दीवानी मामलों को देखता था और दूसरा भू राजस्व व्यवस्था को देखता था। अब ये तो गाना भी नहीं गा सकता था दीवानी में दीवानी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका दूसरा मतलब होता है। चलिए, तो मुंसिफ के कार्य हो गए, समझ आ गया। उम्मीद है जिनके अच्छे दिमाग होंगे, जिनका दिमाग साथ दे रहा होगा इस उम्र में, उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम प्रशासन के बारे में। मिटाएं इसको, ग्राम प्रशासन। तो बात करते हैं ग्राम प्रशासन के बारे में। अब ग्राम प्रशासन से तो आप लोग बचपन से ही परिचित हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ग्राम प्रशासन में अपना गाँव में ही अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन का दायित्व जो था वो दो लोगों पर दिया हुआ था। एक था मुकद्दम, कौन था, मुकद्दम था, और दूसरा था पटवारी। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे साहब पटवारी को तो हम जानते हैं, बड़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुकद्दम को नहीं जानते। तो मुकद्दम को भी आप बड़ी आसानी जानते हो, ये होता है मुखिया, यानी कि गांव का मुखिया, यानी कि सरपंच, यानी कि प्रधान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मुखिया। ठीक, तो मुकद्दम यानी कि मुखिया और पटवारी, इन दोनों के ऊपर ग्राम प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुकद्दम जो होता था ये क्या करता था, जो छोटे मोटे विवाद होते थे उनको, मामलों को गांव में ही निपटा देता था। और पटवारी जो है वो भू राजस्व संबंधित मामले, खेतों से संबंधित मामले, उनकी नपाई से संबंधित मामले, उनकी पैरवी से संबंधित मामले जो है वो पटवारी देखता था। ठीक है, तो दोनों के आगे लिख देना है आप लोगों को कि मुकद्दम गांव से संबंधित मामले देखा करता था। उसमें बहुत सारे मामले आते हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ रहा है, उनको समझाना, उनको पंचायत का मतलब उनको 2 4 5 आदमी इकट्ठे करके उनको वहीं पे उस मामले को निपटा देना। और दूसरा पटवारी होता था, तो ये क्या करता था, खेतों से संबंधित कार्य जो आज करता है वो पहले भी करता था। ठीक है, उनकी नपाई करना, उनकी मेड़बंदी का नामांकन करना, ऐसे कार्य ये कौन करता था, पटवारी करता था। तो उम्मीद है दोनों समझ में आ गए होंगे, मुकद्दम और पटवारी। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन 2 भागों में डिवाइड था, एक मुकद्दम और एक पटवारी। इसके अलावा आप लोगों को यह भी याद रखना है, एक ही बात याद रखनी है, चलिए मैं कहानी के रूप में बता देता हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, कि जैसे गांव में हो गई चोरी, क्या हो गई, गांव में हो गई चोरी, तो उस चोरी के लिए, गांव में क्या हो गई, चोरी हो गई कोई,
तो उस चोरी के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता था? जमींदार को जिम्मेदार माना जाता, जो उस गांव का जमींदार होता था, और उस पैसे की वसूली उसी से होती थी। ठीक है, शेर शाह ने क्या व्यवस्था की थी कि ये कोई गांव है, ठीक है, ये बहुत सारे घर बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये घर बने हुए हैं, ऐसे बने नहीं होते, गांव में किधर भी बना देते हैं, ठीक है, और इस गांव में किसी की जैसे इस घर में चोरी हो गई, ठीक है, ये रामलाल का घर है, इस घर में चोरी हो गई, चोरी होने के बाद चोर फरार हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी जमींदार के ऊपर होती थी कि तुमको तुम्हारे जो गांव है उसकी जिम्मेदारी निभानी है। फिर आप लोग सोचोगे साहब सरपंच किस बात का? सरपंच मामलों का निपटारा करता था। उस चोरी के बाद जैसे ये चोरी हो गई इसके में रामलाल के घर में, और इधर श्यामलाल के ऊपर इसने आरोप लगा दिया, दोनों में डिशम डिशम हो गई, दोनों ने एक दूसरे के क्या किया हुआ रंग देख लिए, उसने उसका लाल रंग निकाल दिया, उसने उसका लाल रंग निकाल दिया, दोनों ने कहा एक जैसा है। उसके बाद सरपंच दोनों का मिलन करवाता था, उस मामले को वहीं निपटा देता। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप लोग कॉपी में लिख लेना कि अगर किसी की चोरी होती है, अगर किसी की माल की लूट होती है, तो उसकी जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। तो लिख लेना, ग्राम सभा के अंदर अगर किसी की चोरी या माल की लूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी जमींदार की होती थी, और उसको वही दंड दिया जाता था जो एक चोर और डाकू को दिया जाता था। ठीक है, क्या दिया जाता था? चोर और डाकू को दिया जाता था। इसे सोचकर जब मैं इसको पढ़ रहा था, मेरे मन में एक विचार आ रहा था। क्या विचार आ रहा था? ये विचार आ रहा था कि ये व्यवस्था अगर स्कूलों में लागू कर दी जाए। कैसे? कि अगर किसी क्लास में चोरी हो, किसी बच्चे के यहाँ चोरी हो, तो उस कॉलेज का जो मुखिया है, उस स्कूल का जो मुखिया है, उसको ऊपर वो जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, वो उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी कॉपी चोरी हो गई, पेन चोरी हो गया, तो वो वसूल किया जाए उसके मुखिया से। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। चलिए, तो ग्राम प्रशासन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं पुलिस व्यवस्था को। ठीक है, क्या समझते हैं? पुलिस व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, पुलिस व्यवस्था बड़ी खास थी इसके समय। पुलिस व्यवस्था, आप लोग सोच रहे हैं साहब पहले पुलिस होती थी क्या? तो जो सैनिक होते थे वही क्या करते थे? पुलिस का काम करते थे। इसने क्या किया? पुलिस व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला। इसने स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय दायित्व का सिद्धांत का फॉलो किया। ध्यान रखना, लिख लेना। तो पुलिस व्यवस्था में लिखना है, क्या लिख रहा हूं मैं? स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए, स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय सिद्धांत, स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय सिद्धांत का अनुसरण किया गया। ठीक है, स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय सिद्धांत का क्या किया गया? अनुसरण किया गया। इसमें एक और करेक्शन करना, स्थानीय उत्तरदायित्व के लिए स्थानीय सिद्धांत नहीं, इसमें एक करेक्शन करना। ठीक है, स्थानीय अपराध के लिए, क्या लिखा? स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व। ठीक है, उल्टा हो गया। स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व, स्थानीय उत्तरदायित्व का अनुसरण, ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का अनुसरण किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई भी अपराध कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर होगी,
जो उसका लीडर होगा, जो उसका मुखिया होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने उस मामले को नहीं निपटाया तो। समझे नहीं क्या मतलब है? ऐसे समझिए कि आपके गांव, जैसे मैं हूं और मैं जा रहा हूं आपके गांव से, या आप जहां पे रहते हैं उस जगह से मैं जा रहा हूं और मुझे किसी ने वहां लूट लिया, ठीक है, मेरे पैसे छीन लिए और कोई भाग गया, चोर वोर भाग गया, तो वो जो जहाँ का व्यक्ति होगा जिसके ऊपर उस गांव की जिम्मेदारी होगी, जो वहाँ का जमींदार होगा, जो मुखिया होगा, या फिर जो शहर होगा वहाँ का जो मुखिया होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी या तो उसका पैसा वापस दिलाओ, अगर तुम पैसा वापस नहीं दिला सकते तो खुद दीजिए अपनी जेब से, ठीक है। उसके अलावा जो व्यक्ति वहाँ पे होंगे उनकी पिटाई होगी वो अलग। तो इसलिए ये सिद्धांत अपनाया गया था, स्थानीय अपराध के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व का अनुसरण किया गया। ऐसा नहीं होगा कि साहब चोरी तो कर ली कहाँ पे जाके, दिल्ली में, और मामला जो है वो दर्ज कराया कहीं और, तो जिस स्थान पर ये चोरी होगी उससे संबंधित जो जितने लोग होंगे वो उसके लिए क्या माने जाएंगे, उत्तरदायित्व माने जाएंगे। ये क्या है, इसकी नीति थी, ठीक है। चलिए, तो लिखना है इसमें, जमींदारों को इसका दायित्व सौंपा गया, इसका दायित्व सौंपा गया। जिस जमींदार के क्षेत्र में चोरी होगी, जिस जमींदार के क्षेत्र में मामला होगा, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं कि शेरशाह सूरी के टाइम पर एक बुढ़िया जो है वो सोने के क्या बेचते हैं, ये पाजेब वाजेब जो भी बेचते हैं, वो आराम से बेच सकती थी और कोई उसको लूट नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही वो दूसरे जमींदार के एरिया में घुसती तो उस जमींदार का कान खड़ा हो जाता कि मेरे जमींदार में आज कोई व्यापारी सामान बेचने आया है, या मेरे गांव में कोई ठेली वाला सामान बेचने आया है, या कोई भी आया है, तो उस जमींदार का दायित्व होता था, वो अपने लोग वहाँ नियुक्त करता था, ठीक है। तो पूरे गांव की जिम्मेदारी, जमींदार गांव वालों को बोलता कि देखो भाई, तुम्हारे घर के आगे चोरी हो गई ना, तुम्हारे घर के आगे अगर किसी भारी व्यक्ति को कुछ बोला या उसको लूटा तो तुम्हारी धुनाई होगी। और उधर शेरशाह ने जमींदारों को बोल रखा था कि अगर तुम्हारे गांव के अंदर मामला हो गया तो बेटा तुम्हारी धुनाई होगी। तो सब लोगों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी, ठीक है। आप लोग कहोगे साहब ऐसे कैसे संभव है, मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है, घर है। अब कोई व्यापारी सामान बेचने आया तो ये है ए का घर, ये है बी का घर, ये है सी का, ये है डी का, ये है ई का, और ये है डी का घर। अब यहाँ पे क्या है, कोई सामान बेचने आया, यहाँ पे कोई व्यापारी खड़ा है, तो जिम्मेदारी हो गई ए बी की कि भाई हमारे घर के आगे व्यापारी सामान बेच रहा है, हमारे घर के आगे ना कोई इसको कूटेगा ना पीटेगा ना। अब जैसे कोई विवाद होगा तो ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं भाई हमारा घर के आगे मत लड़ो, इसके घर चले जाओ, ठीक है, साइड में चले जाओ। साइड में सी और डी के घर है, वो कहेंगे पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ पे नहीं लड़ेंगे, हमारे घर के आगे लड़ेंगे, तुम क्या जाओ इधर जाओ, वहाँ जाके लड़ो, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो ई और डी वो पहले ही आवाज़ सुन लेंगे लड़ाई हो रही है, हमारे घर के आगे नहीं लड़ेगा। तो जिम्मेदारी फिक्स कर दी सामने वाले की तुम्हारी। अब आप लोग सोचोगे साहब ऐसे बहुत सारे इलाके होंगे, जंगल होगा, ठीक है, और रास्ते में चल रहा है जैसे हम जाते हैं बीच में, तो उस दौरान कौन किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी। तो जहाँ तक उसकी सीमा होती थी, ठीक है, जहाँ तक उसकी सीमा होती थी तो उसकी जिम्मेदारी होती थी। जैसे आप लोग सड़क पे जाते हो ना तो एक बोर्ड लगा रहता है बड़ा सा, उस पर लिखा होता है एक्स, जो भी नगर पालिका होती है, ठीक है, कोई भी हो, जयपुर हो दिल्ली हो, तो ये जयपुर में आपका स्वागत है। वहाँ पे लिखी होती है सीमा समाप्त, जयपुर की प्रारंभ या जयपुर की ख़त्म। तो ऐसे उसकी जिम्मेदारी वहाँ तक होती थी। जैसे ही वो अगले में जाता तो अगले जमींदार की जिम्मेदारी शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। तो इसमें आप लोगों को जोड़ना है कि शेरशाह सूरी के समय एक बुढ़िया सोने या चांदी से बने हुए सामान बेच सकती थी। एक व्यापारी अपने साथ आराम से सोने की वस्तु ले जा सकता था, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता था। गुंडे और चोर लोग अब लूटने की बजाय स्वयं उसका संरक्षण करते थे, क्योंकि गुंडों को पता था कि भाई हमारे क्षेत्र में लूट हो गई तो सबसे ज़्यादा कुटाई किसकी होगी, हमारी होगी, भले ही हमने नहीं लूटा हो। इसलिए जो पहले चोरी लूट वूट करते थे वो अब लोग संरक्षण करने में लग गए। चलिए, उम्मीद है समझ आया होगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना।
अब देखिए आगे, अब क्या देखिए आगे देखिए, पानी भी ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडा, फ्रिज में से निकल के आया हो क्या। ग्राम प्रशासन हो गया, पुलिस व्यवस्था हो गई। पुलिस व्यवस्था के बाद अब देखिए क्या समझते हैं, सैन्य प्रशासन समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं, सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन समझते हैं। सैन्य प्रशासन में क्या समझते हैं, देखिए सैन्य प्रशासन में आपको समझना है सैनिक व्यवस्था। इसने क्या किया, अपने सैन्य प्रशासन को कई भागों में डिवाइड कर दिया। कई भागों का मतलब क्या होता है, 16 भागों में। कितने भागों में, तो सैन्य प्रशासन को 16 भागों में बांटा। तो 16 भागों में बांटा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सबके में तो नहीं आ रहा होगा, कुछ के में आ रहा होगा कि साहब 16 भागों के नाम बताओ। ठीक है, तो 16 भागों से मतलब यह है कि एक क्षेत्र के लिए एक निश्चित सैन्य प्रशासन कर दिया। मतलब ये था, जैसे कुछ क्षेत्र थे, जैसे मालवा था, गुजरात था, तो ये जैसे क्षेत्र थे, इनके लिए 2 प्रशासकीय व्यवस्था की जरूरत थी। ठीक है, आप लोगों ने छत्रप काल व्यवस्था जब पढ़ी थी तब देखा था, पढ़ना छत्रप महाछत्रप, तो ऐसी ही सैन्य व्यवस्था होती थी। तो उसमें 2 सैन्य लोगों की क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। तो इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था को अपनाया। मतलब उसने क्या किया, घोड़ों के लिए दाग प्रथा अपनाई। दाग प्रथा का मतलब जानते हो आप लोग, घोड़ों को दाग दिया जाता था। दागने का मतलब भगाने से नहीं होता, उनके ऊपर एक गरम करके लोहे का, उस पर कुछ स्पेशल चिन्ह होता था, कोई भी चिन्ह होता था। जैसे ऐसा चिन्ह हो गया तो पता चल जाएगा ये हमारा घोड़ा है। ठीक है, किसी ने ऐसा चिन्ह लगा दिया तो पता चल जाएगा हमारा घोड़ा है, किसी ने ऐसा चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो कोई भी चिन्ह वो लगा सकते थे। आज भी समझना ABCD क्यों लिख रहे हो। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कोई भी चिन्ह, ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह, ठीक है, कोई भी चिन्ह लगा सकते थे। तो उसे अपने घोड़ों के बारे में पता चल जाता था। इसके अलावा हुलिया प्रथा जो है उसको भी इसने अपनाया। हुलिया प्रथा मैंने आपको बता दिया कि सैनिकों के चेहरे जो हैं उनके चित्र रखे जाते थे लगा के, ताकि जब भी युद्ध हो तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को ना भेज पाएँ। ठीक है, तो ये क्या बना दिया मैंने, तो 16 भागों में डिवाइड किया तथा सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत दाग एवं, दाग का मतलब सर्फ एक्सेल का प्रचार मत समझ लेना, दाग अच्छे हैं। ठीक है, दाग एवं हुलिया प्रथा का अनुसरण किया। हुलिया प्रथा को अपनाया। ठीक है, को अपनाया, उसका अर्थ एक ही होता है, लेकिन तुम लोग कहोगे क्या अपनाया। तो दाग एवं हुलिया प्रथा को अपनाया, दोनों आपको याद रखने हैं। लेकिन क्वेश्चन बने कि दाग और हुलिया प्रथा को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी उत्तर होता है। गलती से भी शेरशाह सूरी मत कराना, इसने केवल उसका अनुसरण किया था, पहले ही बता दिया। ठीक है, मारूंगा। चलिए, तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत दाग एवं हुलिया प्रथा को क्या करता है, ये अपना लेता है। इसके अलावा क्या किया, इसने सीधी भर्ती अपनाई। सीधी भर्ती व्यवस्था अपनाई। सीधी भर्ती व्यवस्था अपनाई। क्या होता है सीधी भर्ती व्यवस्था का मतलब, आप लोग देखते हो ना आर्मी की भर्ती होती है, तो वो क्या होती है, सीधी भर्ती होती है। जाइए, दौड़ मारिए, कुछ मापदंड होते हैं उसमें, आप लोग मतलब कुछ मापदंड बना दिए जाते हैं कि आप लोगों को ये करना है और आप लोग सीधे भर्ती। ठीक है, ये होती है सीधी भर्ती प्रक्रिया। पर टेढ़ी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, टेढ़ी भर्ती प्रक्रिया का मतलब ये होता है जिस भर्ती में कई सारे मापदंड आए। जैसे आप लोगों ने फिजिकल स्ट्रेंथ दी, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया,
उसके बाद फिर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर एक शॉर्ट लिस्ट जारी की गई, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जैसी चीज़ें अपनाई जाती हैं, तो उसमें कई प्रावधान आ जाते हैं। लेकिन सीधी भर्ती प्रक्रिया जैसे आर्मी की भर्ती होती है, दौड़ कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए, पेपर दीजिए और सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू इन चीज़ों का प्रावधान उसमें नहीं होता, और पहले तो बिल्कुल नहीं होता था। इसे सीधी भर्ती मानी गई, दौड़ करो नौकरी लगो, ठीक है। दौड़ करने का मतलब ये नहीं था टाइम फिक्स था, यानी कि स्वस्थ आदमी होना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे पकड़ के लोग ले जाते, ठीक है। मैंने बताया है दौड़ करने का मतलब ये नहीं होता कि साहब टाइम से रेस करवा देते, नहीं, उसका चाल बाल देखते थे कि सही है, अच्छा है, तो उसको ये लोग सेना में भर्ती कर लेते थे। ये थी सीधी भर्ती। आजकल की तरह नहीं थी कि 6 मिनट में इतनी कीजिए उतनी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल फिक्स पकड़ पकड़ के ले जाते थे। सोचो तुम उस जमाने में होंगे, कोई ना कोई तो होगा, कोई अब्दुल्ला होगा, कोई रसूलुल्लाह होगा। तो सीधी भर्ती व्यवस्था क्या है, इसके द्वारा अपनाई गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नगद वेतन मिलता था, नगद वेतन मिलता था। क्या मिलता था? नगद वेतन मिलता था। आप लोगों को कितना मिलता था साहब बताओ, कितने रुपए मिलते थे उस समय? तो उस समय 1.5 रुपया मिलता था। कितना कितना? 1.5 रुपये वेतन मिलता था। मैंने ज़्यादा बताया है, क्या बताया है? ज़्यादा बताया है। क्यों बताया है? ये जो वेतन था 1.5 रुपये से कम होता था, ठीक है, यानी कि 1 रुपये के आसपास इनको वेतन मिलता था। पूरे महीने भर का काम करते थे तब 1 रुपये वेतन मिलता था। आप क्या करना, किसी से काम करवाना, ठीक है, आपके घर पे कोई आए उससे काम करवाना पूरे दिन, और शाम को वो कहे पैसे दो, तो उसको 1 रुपये को कागज़ के अंदर बंद करके लिफाफे में देना। वो बड़े खुश होकर खोलेगा उसको और देखेगा इसमें तो 1 रुपया है, ठीक है। फिर वो तुम्हारा क्या करने वाला है सोचना। तो सीधी भर्ती प्रक्रिया, ये पॉइंट याद रखना है, नगद वेतन मिलने की प्रथा अपनाई थी। और जो अधिकारी थे, ठीक है, कौन थे? जो अधिकारी थे, इनको जागीरें प्रदान की जाती थी। जागीरें प्रदान की जाती थी। तो इनको जागीरें दी जाती थी। अब जागीरें देने का मतलब क्या है? जागीरें देने का मतलब यह है, उनको कुछ भूमि दे दी जाती थी और उनसे यह कहा जाता था कि तुम जब तक इस पद पर कार्य करोगे तब तक ये भूमि क्या है? तुम्हारी है, ठीक है। समझ में अब बात आई? तो सैन्य प्रशासन आपको समझ में आ गया, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा दूं, मिट गया। चलो, अब ये सैन्य प्रशासन लगभग हो गया। अब देखिए, क्या देखिए, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था में आपको लिखना है, इसके द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था। अब आप लोग सोचोगे साहब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, हमें तो नहीं पता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था। सबसे पहले आती है स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी, फिर महलवाड़ी। केवल बताया है, लिखना नहीं है, ठीक है। तो भू राजस्व व्यवस्था, इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था का रैयतवाड़ी व्यवस्था का क्या किया? अनुसरण किया, ठीक है। क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था का अनुसरण किया। अनुसरण का मतलब होता है अपनाना। क्या किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था का अनुसरण किया। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए